नमस्कार दोस्तों। बिहार ने जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया है और इस कदम के साथ ही देश की राजनीति में ऐसा भूचाल आने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। यह सवाल किया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसकी काट के लिए, इसके जवाब में हिंदुओं और मुसलमानों में और भी ज्यादा तनाव पैदा करने या भड़काऊ राजनीति करने की कोशिश करेगी। और इसका प्रमाण आज मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान को लेकर। वो बयान क्या है कुछ देर बाद, मगर खबर क्या है दोस्तों, पहले वो मैं बताऊंगा और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं कुछ देर बाद। दोस्तों, हुआ क्या है कि बिहार सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव एक अरसे से बिहार में जातीय जनगणना को लेकर झंडा बुलंद किए हुए थे। और यह जातीय जनगणना को लेकर मांग इसलिए हो रही थी, इसको लेकर सक्रिय इसलिए थे क्योंकि वो उस नारे में विश्वास करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी देश में उतनी भागीदारी। यानी कि नौकरियों में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण जातियों के हिसाब से हो। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बिहार सरकार ने जो जातीय जनगणना की है उसके हिसाब से आंकड़े सामने क्या उभर कर आए हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना आ गया है। आपकी स्क्रीन पर पिछड़े वर्ग की बात करें तो 13 करोड़ की आबादी में से उनका जो प्रतिशत है वो है 27.1286%। अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी या प्रतिशत है 36.0148। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.6518। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.6824। अनारक्षित की बात करें तो 15.5224। अनारक्षित से मतलब है अगड़ी जाति की बात करें दोस्तों, यानी कि ब्राह्मणों की बात करें, क्षत्रियों की बात करें, बिहार के अंदर जो भूमिहार है उनकी बात करें, उनकी कुल आबादी है 15%। और इसमें मुसलमानों में जो अगड़ी जाति के लोग हैं वो भी शामिल हैं दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इसमें धार्मिक जो है जनगणना वो भी की गई है जो आपके स्क्रीन पर है। इसके मुताबिक हिंदुओं की कुल आबादी है 81.9986, मुसलमानों की 17.7088, ईसाइयों की 0.0576%, सिखों की 0.0113, बौद्धों की 0.0851, जैन 0.0096% और अन्य धर्मों की बात करें तो 0.1274%। यानी कि जातीय जनगणना आपके सामने है और धार्मिक जनगणना आपके सामने है। और इससे भूचाल आ गया और मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों। क्योंकि अब इस बात को लेकर मांग उठेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी देश में, चाहे नौकरियां हो चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, उसमें उसकी हिस्सेदारी। आप ये ना भूलें दोस्तों कि पिछले 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीति लेकर आई है जिसने धर्म के आधार पर लोगों में तनाव पैदा किया है। अब यहां पर जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की लिस्ट जारी की है, इसमें तनाव की कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ हिस्सेदारी की बात की जा रही है। अब इसका कार्ड भाजपा के पास क्या है, इसको लेकर अभी से परिणाम और संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि आज नहीं, 2015 में लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था, एक चुनौती दी थी और आज वो साक्षात सही साबित हो गया है। लालू प्रसाद यादव ने आज क्या कहा वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर उससे पहले 2015 में उनकी क्या भविष्यवाणी और क्या चुनौती थी आपकी स्क्रीन पर। मोदी, संयुक्त राष्ट्र जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दें, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। दोस्तों, तारीख देखिए 29 सितंबर 2015। उस दिन मैं नहीं भूला हूं, लालू प्रसाद यादव ने जब यह बयान दिया था तब उनका मजाक उड़ाया गया था। तब भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र जो है उनके पीछे पड़ गया था कि हवाई किले मत बनाइए, मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए। मगर लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो करके दिखाया।
और आज उनकी प्रतिक्रिया सामने उभर कर आई है। लालू प्रसाद यादव के अलावा राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया। आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूहों को आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। आगे सुनिए, सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनका रिएक्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है कि वहां ओबीसी प्लस शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जो भारत का महज 5% बजट संभालते हैं। इसीलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब यह बात कही थी कि सरकार के सचिवों में 90 में से सिर्फ 3 हैं और उनके पास सिर्फ 5% बजट है देश का, तब मैं नहीं भूला हूं संसद के अंदर स्मृति ईरानी और जनरल वीके सिंह, जो कि गाजियाबाद से इनके सांसद हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और इसी बात को राहुल ने बार बार दोहराया था। सबसे पहले किस तरह से मोदी सरकार पर हमला बोला था सचिव के मुद्दे पर, वो सुनते हैं। आपकी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। सच्चाई भाइयों और बहनों यह है कि हिंदुस्तान के पूरे बजट में 5% की भागीदारी ओबीसी के अफसरों के हाथ में है। ओबीसी अफसर 3 हैं 90 में से और 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। आपको ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं और आज जो बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी कर दिए हैं, उन दोनों का लिंक क्या है दोस्तों। उन दोनों में लिंक ये है कि एक तरफ नीतीश कुमार ने ये आंकड़े जारी कर दिए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं बतौर अपनी राजनीतिक दावेदारी, बतौर विपक्ष के गठबंधन इंडिया की जो राजनीतिक दावेदारी है, उसे पुरजोर तरीके से पेश किया है। राहुल गांधी महिला आरक्षण आने के बाद, यानी कि नारी शक्ति वंदन बिल आने के बाद, अधिनियम आने के बाद लगातार कह रहे थे कि मैं ओबीसी महिलाओं को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। वो ये बार बार कह रहे थे। अब राहुल गांधी ने जो महिलाओं के आरक्षण के बारे में जो बात कही थी और आज बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना की फहरिस्त जारी की है, लिस्ट जारी की है, उन दोनों को आपस में जोड़ के देखिए। याद कीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने दोहराई थी अपनी वो बात कि मैं ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में उनकी जगह दिलवा कर रहूंगा। राहुल गांधी। और उसके बाद हमने और भी गहरी चीज कही और सवाल पूछा कि महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। ओबीसी आरक्षण महिला आरक्षण में आपने क्यों नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी, आप कहते हैं कि आप ओबीसी के लिए काम करते हैं, आप ओबीसी के नेता हैं, तो आपने महिला आरक्षण के अंदर के बीच में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं किया। दोस्तों, यकीनन सिर्फ बिहार ही नहीं, अब सभी राज्यों में जातीय जनगणना की मांग उठने लगेगी। और विपक्ष का गठबंधन ये क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूं।
क्योंकि विपक्ष ये जानता है कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति, लोगों को बांटने की राजनीति, जिस तरह से भड़काऊ राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका राजनीतिक तौर पर सिर्फ एक काट हो सकता है, यानी कि जातीय आधार पर संविधान में, नौकरियों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते, भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े नेता अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ते सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देने को लेकर। इनफैक्ट आज, जी हां, आज ही राजस्थान में प्रधानमंत्री की रैली थी और आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की याद दिलाई, जिनकी हत्या 2 मुसलमानों ने की थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कन्हैया लाल के साथ नाइंसाफी हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया, परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलवाई, तुरंत गिरफ्तारी हुई और जिन मुसलमानों ने कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारा था, उसके पक्ष में क्या किसी ने रैली निकाली? मगर प्रधानमंत्री राजस्थान के चुनावों में यह भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि अगर तो राजस्थान की सरकार नाइंसाफी करती, अत्याचार करती कन्हैया लाल और उसके परिवार के साथ, तब तो बात समझ आती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर आपको गौर करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने यह भाषण क्यों दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी जानते हैं कि सत्ता में आने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करो, बंटवारा पैदा करो। सिर्फ यही राजनीति भारतीय जनता पार्टी जानती है और यही बातें वो लगातार कर रहे हैं। मैं आज प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप कन्हैया लाल की तो बात कर रहे हैं, मगर जैसे मैंने कहा, कन्हैया लाल के हत्यारों के पक्ष में, उन आतंकवादियों के पक्ष में कोई नहीं आया था। मगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद देश के पहले आतंकवादी गोडसे के पक्ष में बयान देते हैं। आपकी सांसद प्रज्ञा ने बयान दिया था। आपके कई नेता गोडसे के पक्ष में बयान देते हैं। जब जम्मू में एक 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है मंदिर के अंदर, तो यह ना भूलें, आपके ये 2 मंत्री नेता बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकालते हैं। और ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो भाजपा की सरकारें कभी भी उनके परिवारों को इंसाफ नहीं दिलाती। जबकि आप देख चुके हैं कि जो गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां पर त्वरित इंसाफ होता है, चाहे निशाने पर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो। मगर भारतीय जनता पार्टी खुलेआम यह सियासत खेलती है। वो जानती है कि सियासत में मीडिया भी उनका साथ देगा। मगर आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की यह लिस्ट जारी करके भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी है। इसका असर यह होने वाला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, जहां पर भाजपा जो है वो बहुत ही मजबूत है, 60 से ज्यादा सांसद हैं उसके पास, वहां पर ओबीसी जो नेता हैं और उनकी पृष्ठभूमि में खलबली मचने वाली है। यानी कि सीधा फायदा अखिलेश यादव को। और अगर कांग्रेस, अखिलेश यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर आ पाते हैं, जो फिलहाल मुझे नामुमकिन दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत पेश आएगी। अब देखना यह है दोस्तों कि राजनीतिक मायनों में आगे क्या होता है, क्योंकि बीजेपी इसका जवाब जरूर देगी और भाजपा का सिर्फ एक जवाब है दोस्तों। भाजपा जानती है कि जनवरी के महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप देखेंगे उसके आसपास भड़काऊ राजनीति, भड़काऊ टेलीविजन कार्यक्रम और मास मीडिया का संपूर्ण इस्तेमाल होगा देश की राजनीति में सांप्रदायिक भूचाल लाने के लिए। कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे भगवान राम धनुष बाण तब उठाते हैं जब अत्याचारियों का संहार करना होता है। वो समाज के अंदर अराजकता मचाने के लिए धनुष बाण का इस्तेमाल नहीं करते। मगर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा राजनीति है, या यह कहा जाए कि मौजूदा भाजपा की जो मौजूदा राजनीति है, न्यू इंडिया की, न्यू बीजेपी की जो राजनीति है, उसका भगवान राम के उसूलों और मूल्यों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है।
मगर यकीनन दोस्तों, राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। इंतजार करना पड़ेगा कि भाजपा इसका क्या पलटवार करती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के अंदर जो स्वयंभू चाणक्य हैं, वो इस वक्त बहुत तेजी से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा कि इसकी क्या काट सामने लाई जाए। अब इजहार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।